नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। पूरी दुनिया में इस समय युद्ध के बादल छाए हुए हैं, जंग हो रही है। बादल क्या छाए हुए? जंग हो रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका। अभी तो ये समझ में आ रहा है किसके बीच जंग हो रही है, इजराइल और ईरान के बीच में है या अमेरिका और ईरान के बीच में है, या अमेरिका इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान को लेकर। क्या होगा? खामनेई की मौत की खबर कल हुई, पूरी दुनिया भर में उसको लेकर बड़ी चर्चा होती रही है। अभी क्या होगा? और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई है। बताया गया कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान जो बेस है, एयर बेस है, उस पर भी हमला कर दिया। तो हर तरफ जंग के बादल है, जंग का संकट है। बहुत सारी फ्लाइट्स जो है कैंसिल कर दी गई है, कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज को बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के नेता नेतन्याहू से, बेंजामिन नेतन्याहू साहब से बात की है। तमाम तरीके की चिंताएं जाहिर की जा रही है। इस सब पर क्या होगा, भारत पर क्या असर होगा और कैसे इस पूरी जो जंग है उसको देखा जाए, इस पर चर्चा करेंगे हमारे मित्र द हॉट शीतल शीतल सिंह साहब के साथ। शीतल सिंह साहब अंतरराष्ट्रीय नमस्कार। राजनीति और उसकी बड़ी पकड़ रखते हैं। लीजिए, अभी हर चीज की अमेरिका हर यात्रा कर चीज। रहे थे। अरे सर, आप अमेरिका रहते हैं, रूस से आपके संपर्क है। जी दोनों लोग तो है ही नहीं जंग में, कहीं ना कहीं पर, अमेरिका भी जी और रूस। जी। तो क्या हो रहा है सर इसमें? क्या करवा दिया आपने? मुझे लगता है कि 2-3 दिन के बाद इसमें बातचीत शुरू हो जाएगी और उससे जल्दी भी हो सकती है। आज सुबह सुबह जो खबरें आई हैं, ओमान जो इसमें मध्यस्थता इसके पहले कर रहा था, उसकी ओर से एक बात आई है। और बीबीसी ने कल रिपोर्ट किया था कि ट्रंप के प्रशासन में भी दूसरी तरह की बात चलने लगी है, क्योंकि 3 अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु और कई के घायल होने के बाद अमेरिका इजराइल की मदद तो करना चाहता है, इजराइल की ओर से वो करता ही रहता है, लेकिन वो अपना नुकसान और फायदा भी देखता है। दूसरा, उसके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन गल्फ कंट्रीज में है, जो सऊदी अरब से दुबई तक फैले हुए हैं। इन पर जो हमले किए हैं ईरान ने, और आज तो सुबह सुबह आया है अमेजन के जो डाटा सेंटर है उस पर हमला हुआ है, और उसमें डैमेज भी हुआ है, उसकी रिपेयर वगैरह करनी पड़ेगी, क्लाउड सर्विसेज वगैरह प्रभावित हुई हैं उससे। तो ये ईरान अपना टैक्टिकल हमले कर रहा है। हमले की कोशिश तो उसने उस पानी में खड़े लिंकन जो उनका जहाज है उस पे भी की थी, लेकिन वो खबरें आई कि वो पहुंचे नहीं थे, मिसाइल विसाइल उस दिशा में फेंके गए होंगे। तो कई सांकेतिक हैं, और लेकिन कई हमले हुए हैं हाइफा में और अन्य जगह में इजराइल में, जिनमें इजरायली नागरिक भी मारे गए। इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर तो कम है। ईरान का ज्यादा नुकसान हुआ है। एक स्कूल में करीब 150 बच्चियां, प्राइमरी स्कूल था, उनके मारे जाने की डिटेल्स बहुत सारे मीडिया उसमें आई हैं। ईरान की ओर से तो बहुत उसके मतलब ऐसे चित्र आ रहे हैं खतरनाक। ईरान के मतलब सबसे बड़े नेता मारे गए हैं, अयतुल्ला खमैनी, जिसको लेके सारी मतलब आप कहा जाए कि दुनिया में फैले हुए शिया समुदाय के जो मुस्लिम आबादियां हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, उनमें बहुत रोष है। पाकिस्तान में तो अमेरिकन जो कॉन्सुलेट्स हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर वगैरह में, सब जगह उन पर भीड़ चढ़ पड़ी। कराची में फायरिंग भी हुई उसको बचाने के लिए, और वहां 12 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात है। कुछ लोग 18-20 भी बता रहे हैं। तो कुल मिला जुला के युद्ध अब उस स्टेज में पहुंच रहा है जहां अब नुकसान दोनों तरफ का दिखाई देने लगा है, वो एक तरफा नहीं रह गया है। और इसमें जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, हिजबुल्लाह ने कल फायर किया इस पे रात में इसराइल पर। इसराइल ने जवाब दिया, इसराइल ने उनके ठिकानों पर बमबारी की। तो अब प्रॉक्सीज भी सामने आ रहे हैं। अभी जो हुतीज हैं और अन्य हैं, रेड सी में जो लोग, इनके लिए कई प्रॉक्सी हैं ईरान के पक्ष में। इराक में कई संगठन हैं जो शियाओं के हैं, जो जो हथियारबंद हैं, उनकी भी धमकियां वगैरह हैं, लेकिन अभी कोई एक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन ये सब आ सकते हैं, एस्केलेट तो कर सकता है इस लेवल पर। ये सही है कि अभी जून में जो एक लड़ाई हुई थी, और उसके बाद जो इजराइल का ऑपरेशन गजा में था और लेबनान में भी था, उससे वो ये बहुत सारे प्रॉक्सीज कमजोर भी हुए।
लेकिन हुतीज वही है। ईरान के बारे में भी ये था कि कहा तो यह गया था कि उसका जो ईरान यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है, अभी तक अमेरिकन वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि उसको ऑब्लिटरेट कर दिया गया, यानी जमीन से पूरा जमींदोज कर दिया गया, मिटा दिया गया। लेकिन जब मिटा दिया गया तो फिर मिटाने का युद्ध क्यों करना पड़ रहा है, तो वो शंकाएं हैं। अब उसका टारगेट और टाइटल बदल गया है, अब रेजीम चेंज की बात हो रही है। इधर भारत में भी नीति परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ नजर आ रहा है, ऐतिहासिक है इतना। चूंकि अभी पिछले साल ही शायद, मुझे डेट्स याद नहीं आ रही हैं, जब वहां के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी ईरान के, तो भारत ने एक दिन का शोक अनाउंस किया था। लेकिन अब जब उनके सर्वोच्च नेता की हत्या हुई है एक्चुअली, तो उसमें भारत सरकार की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। भारत की ओर से तो दुबई पर हुए हमलों में यूएई के जो चीफ हैं, उनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको सांत्वना दी है और उनसे बात की है शायद फोन पर, इजराइल में भी। तो इधर भारत ने अपना नीतिगत परिवर्तन बहुत स्पष्ट किया है। और वो इजराइल युद्ध से ठीक पहले जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री, मेरा ख्याल अंतर्राष्ट्रीय उस लेवल की कोई दूसरा बड़ा नेता इजराइल इन दिनों कहाँ जा रहा था, लेकिन वो गए थे और उनके आने के बाद ही युद्ध शुरू हुआ है। तो लग रहा है कि भारत ने अब नीति में एकदम बुनियादी परिवर्तन कर लिया है। जैसे जो भाषण भी वहां दिया गया उसके अनुसार अब हम इजराइल के साथ हैं। ये एक नई परिस्थिति है। पाकिस्तान के, एक सेकंड, पाकिस्तान के जो वो है प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी निंदा की है। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से इस समय, पाकिस्तान का नेतृत्व अमेरिका की गोद में है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शायद अपनी जनता के दबाव से, क्योंकि वहां बहुत प्रेशर है, और तो उन्होंने इसलिए उसकी निंदा की है, उनके मारे जाने की, और ये कहा है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र के नेताओं को इस तरह से मारा जाना, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने वो वाली बात की। जी, अब आप सवाल बताएं। ये जो आप बात करें, ये तो बड़ी बात है। क्या आपको लग रहा है कि अब भारत जो है सिर्फ इजराइल के साथ खड़ा है, ईरान के साथ नहीं खड़ा? हम लोग तो बहुत समय से कस्में खाते रहे कि ईरान हमारा सबसे पुराने दोस्तों में से है। कल्चरली भी यदि बात करते हैं कि हजारों साल की एक कल्चर, संस्कृति जो है वो ईरान और भारत की जुड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि खामनेई की मौत पर भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा है, हालांकि वहां पर भी 10,000 से ज्यादा भारतीय रहते, मैं देख रहा था। जी, ये बड़ा बदलाव किस वजह से आप देख रहे हो? और इजराइल के साथ पहले भी ये चर्चा हो रही थी कि इजराइल गए हैं प्रधानमंत्री जी, तो सबने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे कि क्या करेंगे। तो क्या हमारे नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, मोदी जी ने ये एक बहुत, मतलब एक, अब इसको बहुत, इसकी बहुत व्याख्या नहीं हुई है, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी एक्चुअली। ये बहुत आगे का कदम, एकदम अलग कदम है ये। ईरान में हमारा इन्वेस्टमेंट था, $120 मिलियन हमने चाबहार पे खर्च किए हैं, अभी हाल ही में कैश दिए थे। वैसे तो हम 15-20 साल से उस पर खर्च कर रहे थे। और पाकिस्तान में जो ग्वादर का पोर्ट चीन ने विकसित किया है, और चीन ने अपने लिए वो जो रास्ता खोला है अफ्रीका और गल्फ वगैरह से सप्लाईज का उनको देने का, और सारी दुनिया में शॉर्ट किया है अपने ये समुद्री यात्रा को अपने सामान के लिए। हम लोगों ने उसकी भरपाई के लिए कह सकते हैं, और सामरिक कारणों से भी, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते हैं और पाकिस्तान में हमारे साथ एक हॉस्टिलिटी है, तो अपने सामान को दुनिया में पहुंचाने के लिए हमने चाबहार में ये मतलब ये काम शुरू किया था। बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया, हमारा अच्छा समझौता भी था। लेकिन अमेरिका के दबाव में धीरे धीरे हम ईरान से, पहले तो हमने 19 से ही तेल खरीदना बंद किया, जो हमें मतलब हमारे उसके बीच भी ईरानी मुद्रा और रुपी में और डॉलर विहीन व्यापार था एक ही, और दूसरे हमें कंसेशन मिलता था उसमें, और वो करीब भी था, शिपिंग भी आसान थी, लेकिन हमने उसको अमेरिका के दबाव में छोड़ दिया था। अब अमेरिका के दबाव में हमने चाबहार भी छोड़ दिया है, अपना 120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी छोड़ दिया है, और इस बार बजट में हमने उसका नाम भी नहीं लिया। और अब हम जब इजराइल चले गए हैं, अब हम जब दुबई से बात कर रहे हैं और ईरान की घटनाओं पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हमने एक अघोषित तौर पर एक स्टैंड ले लिया है।
और जैसे ईरान के राष्ट्रपति के मरने पर हमने पहले शोक मनाया था मोदी जी के जमाने में एक दिन का, लेकिन अब हम आयतुल्लाह खमैनी के मारे जाने पे, जो उनके सर्वोच्च नेता है, एक्चुअली उनके समाज के लिए सबसे बड़े, उस मामले में हम चुप लगाए हुए हैं। तो हमने अपने आप को ये तो साफ लग रहा है कि इजराइल के साथ कर लिया है। इजराइल चाहता है कि उसके चारों तरफ जो अरब देश हैं उनमें कोई सैनिक ताकत इस हालत में कभी न रहे कि वो उसके लिए कोई संकट बन सके, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल देश 48 में बसाया गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों पर हुए अत्याचारों की एक तरह से भरपाई करने के लिए पश्चिम ने ये एक व्यवस्था लादी थी अरब देशों पर, जिसका अरब देशों में प्रतिकार रहा था। और फिलिस्तीन और ये मतलब विवाद तब से बहुत तरह से अनफोल्ड हुआ है। आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं हुई हैं, मारकाट अनवरत चलती है, अभी भी चल रही है। अभी अभी एक नरसंहार के आरोप के साथ इजराइल की सरकार दुनिया में सामना कर रही है चीजों का। लेकिन ऐसे में भारत ने अपने आप को अमेरिका इजराइल जो एक्सिस है, और पर्टिकुलरली इजराइल के नेतृत्व में चलने वाला जो एक्सिस है जो अरब देशों के खिलाफ है, उससे अपने को सीधे सीधे जोड़ लिया है। अब ये देखना है कि ये भारत के लिए किस तरह का फ्रूटफुल होगा। इजराइल का जो उपयोग है दुनिया में, वो कुछ ऐसी जासूसी करने के यंत्र बनाने में दुनिया में सबसे आगे है, और उसकी जासूसी एजेंसी मोसाद जो है वो बहुत सफल है। मतलब अरब देशों के बीच बसी हुई है, लेकिन जैसे अभी खोमनई को मारे जाने की ही बात है, इस लेवल की जासूसी उनके पास थी। तो ये सब उनकी क्षमताएं हैं। बहुत सारे उपकरण बनाते हैं जिन पर दुनिया भर में आरोप भी लगते रहते हैं, जांच भी होती रहती है। पेगासस वाला ही मामला है। माना जाता है कि भारतीय सरकार इन चीजों का उससे लेकर उपयोग कर रही है, घोषित अघोषित तौर पर, अघोषित तौर पर बहुत ज्यादा। तो क्या भारत को इस तरह के एक देश में बदलने की जरूरत है जिसके खिलाफ पिछले 9 सालों में ही 200 के आसपास यूएन रेजोल्यूशन, जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास हुए हैं? दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ दुनिया का जो जनमत है यूनाइटेड नेशंस में और अन्य जगहों में इतने फैसले कर चुका हो। यानी इस तरह के रेजोल्यूशन जनरल असेंबली के 100 से ज्यादा देश उसमें शामिल होते हैं। असंख्य बार भारत भी शामिल हुआ है। इधर बीच में 1-2 बार इधर से उधर होना शुरू हुआ है, लेकिन पहले तो भारत भी इस सब का सिग्नेटरी रहा है, और दुनिया तो है ही है। ये और बात है कि इस समय ट्रंप के आने के बाद दुनिया में जिस तरह से उखाड़ पछाड़ हो रही है, उसमें इन संस्थाओं का रोल ही जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी खत्म हुआ जा रहा है, या हो ही गया है एक तरह से। तो एक नए सिरे से दुनिया का पुनर्गठन होने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या भारत ने ये जो फैसला लिया है, ये रणनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भारत के लिए ज्यादा उचित है, या मोदी जी के लिए ज्यादा उचित है, या मोदी जी की जो विचारधारा है उसके लिए ज्यादा उचित है? ये बहस आने वाले दिनों में होगी। आज मैं इसको मैं अपना कोई निर्णय नहीं सुनाना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं लोग इस पर बात करें, क्योंकि हमारी एक लंबी नीति 78 साल में एक दूसरी थी, अब हमने एकदम से इसको उलट लिया है। इससे क्या क्या होगा, इसको सबको एक लंबे विमर्श और अध्ययन की जरूरत है। विपक्षी दलों ने लगभग सभी ने भारत में ईरान की घटनाओं पर सरकार का विरोधी पक्ष लिया है। उन्होंने खामनई के इस तरह से मारे जाने को गलत ठहराया है, जैसे दुनिया के ज्यादातर अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, एशियाई देश ठहरा रहे हैं। बड़े देशों में दुतरफा बातचीत है और उसमें शांति की अपीलें ज्यादा है। यूरोप वगैरह में ऑस्ट्रेलिया भी उसी रैंक में है। सिर्फ कनाडा ने अमेरिका का खुला समर्थन किया है, और कल रात ब्रिटेन ने भी अपने हवाई अड्डे फिर से, जो उसने मना कर दिया था देने की, अमेरिका को बात की है। तो ये लोग तो पहले से साथ रहे हैं, नाटो में भी साथ है। बार इसके पहले के युद्धों में तो ये लगातार साथ रहते थे। इस बार थोड़ा हेजिटेशन यूरोप में भी है, जो नई परिस्थितियां बदली हैं। फिर भी उनके देर और सवेर अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो उधर जाने की संभावना है। लेकिन क्या ये भारत के हित में है जो हमने अपना फैसला लिया है, या ये हम कठिनाइयों की ओर बढ़ रहे हैं? जैसे इस सरकार के ऐसे बहुत सारे नीतिगत फैसले हैं, कश्मीर को लेकर जो 370 का सवाल है, या अन्य, उनमें हमने या नोटबंदी का ही सवाल था, उनमें हम वैसी चीजें सफलता के तौर पर नहीं पा रहे हैं जिनकी घोषणाएं इन नीतियों के तहत की गई थी कि 370 ही कश्मीर की दवाई है।
हमने तो बिल्कुल इसका कोई असर ये नहीं पाया कि जम्मू से उठा के हमारे जो कश्मीरी पंडित वहां से निर्वासित हैं वो अपने अपने घरों में चले गए हों, वहां शांति आ गई हो। ये तो हुआ नहीं। बल्कि ये जरूर हुआ है कि लोकतंत्र जो वहां जिस हाल में था उसका हमने गला घोंट लिया है। हमने उसके पार्ट भी कर लिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हम राज्य सरकार को जो अधिकार है उनके, वो अभी तक हमने लागू नहीं किए हैं। तो हम और हमने ज्यादा वहां फौज हमें लगानी पड़ी है, और हमारे दो कम से कम इतनी बड़ी आतंकी घटनाएं इस दौरान हुई हैं, पहलगाम की और पुलवामा की, कि जिनकी वजह से लगभग हम युद्ध में गए हैं पाकिस्तान के साथ। तो मतलब इस नीति का कोई बेनिफिट हमें अभी सामने नजर नहीं आया है, बल्कि हम देख रहे हैं कि भारत बल्कि सरकार हम ये भी जी 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 खत्म करिए आप। बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ नई समस्याएं मणिपुर जैसी शुरू हो गई हैं, जिसमें कुल 30 लाख की आबादी है। हम सालों साल उनको भी हल करने में असफल है। तो अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इतना कमजोर है, या इतना उसका फेल्योर रेट है कि वो 30 लाख की आबादी को 4-5 साल में भी नॉर्मल करने में असफल है, वहां के लोकतंत्र को बीच बीच में सस्पेंड करना पड़ रहा है। जो मुख्यमंत्री को आप शपथ दिला रहे हैं तो दिल्ली में बैठ के वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शपथ ले रही हैं, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है। तो क्या हम जो ये पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नीतियों में बुनियादी बदलाव करके, ये हमें कहीं सफलता दिलाएंगे, या हमें भी इजराइल जैसे एक देश की स्थिति में बदलेंगे? इजराइल बहुत उन्नत देश भी है, सामाजिक और आर्थिक तौर पर, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। भारत रातों रात ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब हो सकता है सरकार ने कुछ प्लान किया हो जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो अभी हम इसको बहस के लिए मतलब मैं इसको बहस के लिए छोड़ना चाहूंगा। जी। जैसे आपने अरब देशों का जिक्र किया, तो ज्यादातर देशों ने ईरान को लेकर कोई अपना समर्थन जाहिर नहीं किया, खासतौर से मुस्लिम देशों ने भी। पहली बात, ईरान में मतलब ये तर्क जो दिए जा रहे हैं उनकी मैं बात करूं। दूसरा तर्क है कि ईरान के लोग भी खामनेई के समर्थन में नहीं आए हैं ज्यादातर लोग, और बल्कि वो सत्ता परिवर्तन की ओर चाहते हैं, और वो एक क्रूर शासक के तौर पर उसको देखते हैं, धर्मगुरु के अलावा। तीसरी बात कि भारत में जब विपक्ष के नेता या विपक्षी पार्टियां विरोध करती हैं तो ये तर्क दिया जाता है कि देखिए इजराइल के विपक्षी नेता आज भी नेतन्याहू के साथ, उस सरकार के साथ खड़े, क्योंकि देश का मसला है, और हमारे यहाँ वोट बैंक के लिए देश के साथ या सरकार के फैसलों के साथ खड़े नहीं। देखिए, ये इसमें 2-3 चीजें संशोधन करने वाली है। ईरान में जो अभी वर्तमान सत्ता है, इसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन अभी हाल में हुआ था। उसके खिलाफ बहुत ऑपरेसिव एक्ट किया जो सत्ता है उसने, और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग जेलों वगैरह में हैं। कुछ लोगों के लिए फांसी न देने की अपील ट्रंप ने की थी, जिसको ईरान ने कहा जाता है कि मान लिया था। बिल्कुल उनके खिलाफ भारी अनरेस्ट है। उनके खिलाफ स्त्रियों के विरुद्ध जो उनके कानून कायदे हैं उसको वहां की स्त्रियां डिफाई करती हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, कई उसमें ऐसे मुद्दे हैं जिनको सारी दुनिया में जो मानवीय अधिकारों की लड़ाई है, स्त्रियों के अधिकारों की, औरों के अधिकार की, उन सब ने बहुत बुरी तरह से कंडेम किया है। सब सही है, लेकिन खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान में भयानक तौर पर प्रतिरोध हुआ है। आप तेहरान में जो लोग निकले, बम बरस रहे थे, लेकिन मतलब लाखों लोग सड़क पर थे। और इसने जो उनके यहाँ ये विरोध था वो बहुत छोटे कुछ इलाकों में हुआ है, मतलब ऐसी जगहों में जहां उसका सेंटर रहा है, लेकिन वो बहुत थोड़े लेवल पर, उसमें सैकड़ों लोग थे, हजारों भी नहीं हो पाए, और इसमें लाखों लोग थे। तो वो चीज युद्ध होने के बाद ऐसा हो जाती है, भावनाएं एक तरह से हो जाती हैं। और सिर्फ ईरान में नहीं, आप देख रहे हैं भारत तक में उसके मामले में प्रदर्शन कश्मीर में हुए, लखनऊ में हुए, जौनपुर जैसे छोटे शहर में हुए, ऐसे बहुत जगहों पर शियाओं में उस पे। देखिए, ईरान के साथ गल्फ क्यों नहीं है, वो हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ है। उनमें दो फिरके हैं, शिया और सुन्नी। ईरान शिया डोमिनेंट है, और जो सऊदी अरब और यूएई वगैरह है जो साथ नहीं है, ये सब सुन्नी डोमिनेंट एरियाज हैं। जो शिया डोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे इराक है, और क्या नाम आपका, हुतीज हैं, जो इनके साथ थे वो इनके साथ हैं। एक सीरिया में चेंज हुआ है, क्योंकि वहां सत्ता बदल गई, वहां भी शियाज की जगह सुन्नी आ गए हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन पाकिस्तान, जैसे आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, बहरीन, ओमान, एक हद तक कुवैत,
इन सब लोगों ने वो जो अमेरिका इजराइल लाइन है उसका समर्थन नहीं किया है। वो सीधे ईरान का भी समर्थन नहीं किया है, लेकिन ईरान पे हमले को ठीक नहीं ठहराया। बातचीत की बात की, चूंकि ये सब लोग अमेरिका से बहुत दबे हुए हैं। इन सब देशों में अमेरिकन फौजें पड़ी हुई हैं, अमेरिकी बेस हैं, इनकी अर्थव्यवस्था, इनका बिजनेस, इनकी सुरक्षा अमेरिका ने कंट्रोल कर रखी है एक लंबे समय से। और ये एक परिस्थिति है। लेकिन इसके अलावा जो 56-57 ओआईसी के देश हैं, उसके बहुमत ने इसकी मजम्मत की है। मलेशिया हो, मतलब जिन जो सुरक्षित है, इंडोनेशिया हो या अन्य है, इन सब लोगों ने की है। तो वो एक इस लिहाज से, और दुनिया के जो गैर वैसे देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, लैटिन अमेरिकी देश हैं, एशिया में हमारे अन्य देश हैं, वो सब मतलब जो सीधे नहीं कह पा रहे हैं, वो शांति की बात कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ के बात करिए। अब क्योंकि भाई जाहिर है कि अमेरिका से सब लोग पंगा नहीं लेना चाहते, और ये एक परिस्थिति है। लेकिन वो इस तरह से अपने को दूसरे खेमे में प्रस्तुत करते हैं कि शांति की बात करते हैं। ये एक रास्ता होता है इस तरह की परिस्थिति में उनकी नीति का विरोध करने का एक तरीका। भारत भी ऐसी ही बातें करता रहा है इसके पहले, इस बार को छोड़कर। जी, अभी तो तर्क दिया जा रहा है कि भाई दुनिया भर के देशों में जब विदेश नीति का मसला हो, नेशनल इंटरेस्ट का मसला हो, तो पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा देता है। भारत में विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ा नहीं रहता। जी। इजराइल को लेकर भी बार बार बात की जा रही है कि इजराइल के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका कि हम इजराइल के फैसलों के, सरकार के फैसलों के साथ। एक्चुअली भारत ने जो नीति बदली, इसमें विपक्ष को या देश को विश्वास में तो लिया नहीं। इसके पहले जो नीति चली आ रही थी, विपक्ष वहां खड़ा है। मोदी जी ने इंडिविजुअल लेवल पे ये नीति बदल ली। जैसा मैंने बताया कि अभी पिछले साल ही शायद वो राष्ट्रपति की उनकी मृत्यु हुई थी, तो भारत ने शोक प्रस्तावित किया था। पिछले साल ही भारत ने 120 मिलियन चाबहार के लिए पेमेंट किया है। तो ये तो भारत में मोदी सरकार ने अपनी नीति एकाएक बदल ली ना, और इसकी किसी संसद में या कहीं घोषणा भी नहीं हुई, कहीं कोई मतलब सर्वदलीय मीटिंग नहीं हुई। इस नीति का निर्धारण किसने कैसे किया, ये मोदी जी के अलावा किसी को नहीं पता है। आप भी स्वीकार करेंगे कि शायद मंत्रिमंडल में भी किसी को नहीं पता होगा। ये मतलब ये राइट विंग की विचारधारा हो सकती है, ऐसी थी उनकी विचारधारा ऐसी, और उस विचारधारा को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो सकता है। लेकिन इस पर जब देश आप चला रहे होते हैं तो आपकी विचारधारा ठीक है, तब आप लोगों से बात करते हैं ना। आप अगर विपक्ष से अपनी नीति परिवर्तन के बारे में बात नहीं करेंगे, उनको सहमत नहीं करेंगे, तो विपक्ष अपनी ओर से आपसे सहमत कैसे हो सकता है, या कोई भी आपसे सहमत कैसे हो सकता है? क्योंकि उनके असहमत होने के तर्क विद्यमान है। वो हमारा इतिहास पूरा का पूरा है, 78 साल से हम वहां थे, आप भी वहीं थे पिछले साल तक। इस साल आपने अपने को यहां कर लिया, और जब किया तो ये फैसला कहां किस फोरम में किया इसका किसी को नहीं पता है, सिर्फ मोदी जी को पता है और सिर्फ मोदी जी को पता है। तो ये जो परिस्थिति है, अभी वो जैसे वहां से आए, इजराइल में क्या हुआ, क्यों हुआ, तो इस सब पर कोई हम अभी सदन वगैरह में कहीं कोई बात आई नहीं है सामने। थोड़ी बहुत जो ट्वीट आ जाते हैं उन्हीं से अपने को काम चलाना है, या कहीं भाषण देते हुए कोई उसके बारे में इशारा कर दे और कुछ उस पे कह दे, उसी से काम चलाना है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं है। तो हमारे यहाँ वो तरीका संवाद का तो बचा नहीं ना। तो इसमें अब एक साथ कैसे कोई रह पाएगा जब किसी को पता ही नहीं है कि आपने ये लाइन क्यों ले ली, इससे हमें क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो बिना विमर्श के सहमति कैसे हो सकती है, ये एक समस्या है। मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक सवाल के तौर पर समझना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जो हैं वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और उनके पास अधिकार है कि वो देश की नीति पर फैसला करें, सबके साथ करें, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये जो फैसला या नीति परिवर्तन जिसे आप कह रहे हैं, वो किसी दबाव में किया गया, या आपको भरोसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखेंगे? देखिए, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं प्राइवी नहीं हूँ चीजों का। और जो सोशल मीडिया और इस पे जो गॉसिप चलती रहती है कि उनकी कोई फाइल उनके पास है, या उनके कुछ चित्र या कोई वीडियो उनके पास है, अमेरिका के पास है, इजराइल के पास, मैं इस तरह की बातों को तरजीह नहीं देता, न यकीन भी नहीं करता। ये सब बातें नहीं होती। देखिए, एक तो जैसा मैंने कहा विचारधारात्मक बात है।
जो राइट विंग की विचारधारा है, आरएसएस ने प्रतिपादित की हो, सावरकर जी ने उसको गढ़ा हो, बाद में उनकी तमाम लीडरशिप ने उस पर बात की हो, उस सब में ऐसे तत्व थे। और एक लंबे समय तक इस तरह की वकालत करने वाले बहुत सारे विद्वान भारत में रहे हैं, और सिर्फ भारत में नहीं रहे, सारी दुनिया में रहे हैं। पिछली सदी में जो एक बड़ा परिवर्तन रूस की क्रांति के जरिए 17 में हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस की जो सोवियत संघ था उस समय, जब सोवियत संघ ने जर्मनी को पश्चिमी ग्रुप से पहले हरा के बर्लिन पर कब्जा कर लिया था, तो एक नई परिस्थिति दुनिया में पैदा हुई। और उस परिस्थिति को उस समय के लिहाज से तय करने के लिए पश्चिम ने और यूएसएसआर ने एक व्यवस्था एडॉप्ट की थी, जिसको ड्राफ्ट पश्चिम ने किया था, जो यूनाइटेड नेशंस और अन्य तौर पर हमारे सामने है, और उसमें बहुत सारी ह्यूमन राइट्स और वो सब चीजें जोड़ी गई थी। और दुनिया को एक तरह से इन लोगों ने अपने हिसाब से बांट लिया था, और उसमें मौका मिल गया था दुनिया के बहुत सारे देशों को, जो गुलाम थे, जिसमें भारत भी था, आजाद होने का। तो ये एक परिस्थिति पैदा हुई थी। तो जो नीतियां बनी उस पूरी पिछली सेंचुरी में, वो इस प्रेशर में थी कि पश्चिम डरता था कि जो साम्यवाद का भूत है, ये इस पर बहुत किताबें भी लिखी गई हैं कि वो कहीं यूरोप को और इसको सबको निगल न ले। तो एक अरेंजमेंट आप कहें, कंप्रोमाइज हुआ था। ट्रंप साहब ने इस कंप्रोमाइज को घोषित तौर पर इस दौर में तोड़ दिया है। अघोषित तौर पर तोड़ने की कोशिश पूरी पिछली सेंचुरी में और इस सेंचुरी के अब 25 साल 26 साल हो रहे हैं, चलती रही। क्लैंडस्टाइन कोशिशें चलती रही, वो यूक्रेन तक पहुंच गई, इस वजह से यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, और उसकी वजह से सोवियत संघ टूट के बिखर गया। लेकिन अभी चूंकि दुनिया में एक दूसरा ब्लॉक मौजूद है और चीन के रूप में एक नया उभार सामने आ गया है, इसने जियोपॉलिटिक्स में बुनियादी चेंज कर दिए। और पश्चिम अमेरिका के नेतृत्व में जो है, वो अब इसमें नया बंटवारा दुनिया का करना चाहता है, और वो कर रहा है अपनी कोशिश पर जहां कर पाता है। जैसे ट्रंप ने अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उठा लिया उनके घर से और अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया, और उसके तेल पे कब्जा कर लिया, और उसका तेल खुद बेच रहे हैं, और कह रहे हैं ये हेमिस्फेयर जो है, यानी दक्षिण लैटिन अमेरिका जो है, हमारा है, और यहाँ हम मतलब चीन रूस वगैरह को कोई आने जाने का मतलब नहीं है। क्यूबा पे वो रोज वार्निंग ही दे रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है कल को वहां भी लड़ाई हम देखें या कुछ देखें, पता नहीं हमें, लेकिन रास्ता उधर जा रहा है। इधर जो उनके प्रॉक्सी हैं, जैसे इजराइल है, इजराइल ने इस दौरान अपनी मसल्स फ्लेक्स करना शुरू की, और वो अपने वो हिस्से निपटा लेना चाहता है जिसमें वो इसके पहले असफल नहीं हुआ था। ईरान उसमें शामिल है, उसके ईरान के प्रॉक्सीज शामिल हैं, और अब तो बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स ये कहने लगे हैं कि तुर्की जो है नेक्स्ट ईरान है, यानी ईरान को तो ये मान रहे हैं कि वो निपटा ही लेंगे, और इसके बाद हमें तुर्की को भी निपटाना पड़ेगा। तो दुनिया में एक अनवरत नए बंटवारे की लड़ाई शुरू है। भारत तो कोई साम्राज्यवादी देश है नहीं कि हम किसी दूसरे भूभाग को कब्जा करने के लिए अपनी मसल फ्लेक्स करते रहे। विस्तारवादी भी नहीं है कि हम एक्सपेंडिस। हाँ, हमारा तो इस तरह का अतीत है नहीं, हम तो बल्कि गुलाम थे, आजाद हुए और सार्वभौम हुए उसके बाद, और हम दुनिया में ऐसे देशों को नेतृत्व देते रहे जो हमारी तरह के थे, और जो इस गुलामी की दुनिया की इस तरह की हेजमोनी के खिलाफ रहे हैं। हमारी इस वजह से ये नीति थी। अब जो है किस वजह से ये नीति बनी है, इसके बहुत हमारे पास डिटेल्स अभी नहीं है, तो हम उन शंकाओं पे गए बिना ये उम्मीद करेंगे कि सरकार इस देश को, संसद को, विपक्ष को, प्रेस को और इंटेलेक्चुअल्स को ये बताएगी कि ये नीति हमने जो ऑप्ट की है, जो मोदी जी के ही दिमाग में है, इससे हमें क्या फायदे हैं, और हम फिर वो शंकाएं प्रस्तुत करेंगे कि हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, और फिर उन दोनों के बीच से एक ऐसा आकलन निकलेगा शायद, जिसमें हम समझ पाएंगे। जैसे उनकी नीति से हम मणिपुर में हमें समझ में नहीं आता, उनकी कश्मीर की नीति से बहुत सारे लोग भावनात्मक रूप से सहमत हैं कि 370 ही दवाई है, क्योंकि वो इस मुसलमानों से नफरत करते हैं वो, लेकिन वो राष्ट्रीय समझ नहीं हो सकती। उससे मैं तो सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि क्या कश्मीरी पंडित हमारे वहां वापस जा सकेंगे,
क्या वो एक लोकतंत्र में हमारा जो हिस्सा था लोकतांत्रिक रह सकेगा? क्या हमें वहां उतनी फौजें लगाने की जरूरत जो है वो खत्म हो सकेगी? क्या उसकी आबादी के लोग जो भारत में अन्य जगहों पर, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, देश के अन्य हिस्सों में कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे हैं या सड़क पे अखरोट बेच रहे हैं, वो अपने को सुरक्षित पाएंगे? उन पर हमले नहीं होंगे? क्या हम ऐसा वातावरण इन सब चीजों से पैदा कर सके? अगर उसका उत्तर है नहीं, तो हम ये सवाल करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल मैं समझना चाहता हूँ आपसे एक बारी, जो जानकारी देंगे, हो सकता है अभी सदन चालू होगा, संसद का सत्र शुरू होगा 9 मार्च से, तो सरकार उसमें रखे, लेकिन फिर से मैं एक ही सवाल समझना चाहता हूँ कि भारत पर क्या इसके बहुत नेगेटिव रिपरकशंस होंगे, और क्या प्रधानमंत्री पर, भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा मैं, तो हमेशा ही जब भी पिछले हमारे सारे प्रधानमंत्री अब तो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं यदि सोशल मीडिया पर जाएं तो, लेकिन मैं किसी प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज नहीं मानता। तो क्या हम मौजूदा प्रधानमंत्री या भारत के किसी प्रधानमंत्री को देश के इंटरेस्ट के खिलाफ जाने का फैसला करने की सोच सकते हैं? देखिए, देश का इंटरेस्ट पहले तय होगा तब ना। अब आपने अगर कोई फैसला ले लिया, आप ठहराएंगे कि इससे देश का इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है, लेकिन अगर उसकी एनालिसिस होगी तो पता लगेगा कि इससे देश का इंटरेस्ट का फायदा नहीं हो रहा, आपको निजी फायदा हो सकता है। जैसे आपने उसके बाद अभी एक फैसला ले लिया कि सारे जितने भी ये इंटरनेट के माध्यम हैं संवाद के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये टेलीग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और अन्य हैं, इन सबको अब वाया सिम कार्ड आना होगा। ये दुनिया में सिर्फ भारत करने जा रहा है। ये जासूसी है एक्चुअली नागरिकों की। ऐसा इजराइल कोई सभ्य देशों में नहीं गिना जाता। मैंने एक रेफरेंस आपको बताया था ना, जिसके खिलाफ 200 के आसपास रेजोल्यूशंस हो यूएन के। एक गुंडा होना और एक डिसिप्लिन्ड सभ्य देश होना दो अलग अलग चीज। हम एप्स्टीन का देश बनने को थोड़ी तरजीह देंगे। एक भारतीय नागरिक होने के नाते विजय हो या शीतल हो, एप्स्टीन वाला देश तो नहीं बनाना चाहेंगे ना, कि इस तरह का एक क्लैंडस्टाइन जासूसी तंत्र चल रहा हो जो नागरिकों की आजादी छीन ले और अपने अपने हिसाब से हमारे हित तय करे और हमें चाहे कि हम उसको मान भी ले। इसको तो आप नहीं पसंद करेंगे ना। तो इजराइल तो कुछ ऐसा ही देश है। वो कोई उपकरण अच्छे बनाता है, उसकी कोई तरक्की है, वो आर्थिक रूप से उसमें रहने वाले लोग रईस हैं, ये एक अलग चीज है। ऐसे हमारे इलाके का मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में मेरी जाति के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं, माफियाज हैं। मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखता। ये मेरा विवेक कहता है कि मुझे नहीं रखना चाहिए, भले लोग नहीं है। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगले, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो पता नहीं क्या क्या है। बहुत से लोग उनकी चापलूसी करते हैं, बहुत से लोग सत्ता की चापलूसी करते हैं, लेकिन हम आप नहीं करते ना। तो उसी तरह से देश का मामला है। वो समझ रहे हैं कि इससे देश का फायदा है, लेकिन अगर हमें दिखाई दे रहा है कि इससे उनका फायदा है, देश का नहीं है, तो हम इसका सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल करने में तो कोई, हम तो सवाल करने के लिए ही बैठे हुए हैं। मैं समझना चाह रहा था कि भाई क्या इंटरेस्ट है। चलिए इस पर देखते हैं, अभी सरकार जब आगे आएगी कि क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, और हमारे पड़ोसियों के साथ क्या हो रहा है, वहां पर भी आग लगी हुई है। इस सब पर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस पर विस्तार से, थोड़ा गंभीर तरीके से और एक अलग विजन के साथ इस पर बात को रखा है, इसीलिए आपको याद करते रहते हैं। आप भी देखते रहिए, इसीलिए आप याद करते हैं, जो आपके नीचे कमेंट करने वाले हैं वो गाली देते हैं, मजा आता है। चलता रहेगा, हम लोग गालियों से कहाँ डरे। ठीक है, कहाँ डरे। नमस्कार। वो भी प्रेम ही है उनका। हाँ।